सो हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले डीसी जनरेटर का काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए, वो आप अलग सेशन में देख सकते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उससे कुछ न्यूमेरिकल भी एक दो होगा। सो चलिए शुरू करते हैं। 2200/1100 volt 50 hertz single phase transformer having a negligible winding resistance operates from a variable voltage यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई सच दैट वी वाई एफ इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वी वाई एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है। हिस्टेरेसिस लॉस वेरी एंड कॉन्स्टेंट एडी करंट लॉस, नो वेरिएशन आइदर इन एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस वेरिएशन एंड कॉन्स्टेंट हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, एंड कांस्टेंट बोथ हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस वेरी। ओके, सो आयरन लॉस जो होता है ना, बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तो हिस्टेरेसिस लॉस या फिर एडी करंट लॉस। पहला हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा जो है एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, राइट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना वी वाई एफ कॉन्स्टेंट दे रखा है। पहले अपन देखते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, पहले एडी करंट लॉस देख लेते हैं। पहले एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो एडी करंट कांस्टेंट, ठीक है, बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी। ये फ्लक्स डेंसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी, ये टी हुआ थिकनेस और ये वी वॉल्यूम है, मतलब ये वोल्टेज नहीं है, वॉल्यूम, राइट। ठीक है, यहाँ से एक और हम लोग कह सकते हैं कि एडी करंट जो है थिकनेस का स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है। थिकनेस का स्क्वायर का जितना थिकनेस कम होगा तो उतना एडी करंट लॉस कम होता है। इसलिए हम लोग इसका एक और कॉन्सेप्ट है, थिकनेस का जो लैमिनेशन थिकनेस रहता है वो रिड्यूस सबसे मिनिमम रखता है ताकि एडी करंट लॉस कम हो। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस में कितना वेरिएशन आएगा अगर वी वाई एफ कॉन्स्टेंट है, तो मतलब क्या होगा उससे, है ना। तो बी जो होता है ना, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वाई एफ होता है ना। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वाई एफ होता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अगर वी वाई एफ कॉन्स्टेंट है, ठीक है, मीन्स बी एम कॉन्स्टेंट है, थिकनेस तो कॉन्स्टेंट होगा और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा किसी मटेरियल का, तो पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर होगा। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। अगर वी वाई एफ कॉन्स्टेंट है तो एडी करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला लिखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है बी एम की पावर 1/6 एफ इंटू वी। ये सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं, अगर इक्वल टू लिखते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट किया था। तो इसमें बी एम का वैल्यू कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दे रखा है वी वाई एफ कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो हिस्टेरेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में वी वाई एफ कॉन्स्टेंट मैंशन कर रखा है तो एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा और हिस्टेरेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में लास्ट में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दोनों हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन से वेरी हो रहा है, तो इसका ये ऑप्शन होगा बोथ हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस वेरी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी को हम लोग वेरी कर रहे हैं, राइट। इसका डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन आपको हम बता देते हैं, अगर वी वाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे तो वी वाई एफ कॉन्स्टेंट था, अगर वी वाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा, पी इक्वल टू, ये तो कॉन्स्टेंट ही है, बी एम क्या लिखेंगे, वी वाई एफ, तो वी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। थिकनेस और वॉल्यूम तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट था किसी मटेरियल का, तो यहाँ से एफ स्क्वायर कट गया, तो एडी करंट लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वोल्टेज का स्क्वायर। ये वोल्टेज है, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, ये वोल्टेज है, क्योंकि बी को वी वाई एफ लिखे हैं। ये हुआ एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस में क्या होगा, बी एम का वैल्यू वी अपॉन एफ, तो वी की पावर 1/6 अपॉन एफ की पावर 1/6 इंटू एफ इंटू वी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई उससे ज़रूरत नहीं है उसका, ठीक है। तो पी एच जो हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 1.6 और एफ की पावर यहाँ पे 1 है,
-1.6, तो ये -0.6 हुआ। ठीक है, ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से न्यूमेरिकली पूछा जाता है। सपोज वी वाई एफ अगर कांस्टेंट है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर के वेरिएशन में एडी करंट है, कुछ एक फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा और दूसरी फ्रीक्वेंसी पे आपसे एडी करंट पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर वी वाई एफ कॉन्स्टेंट है तो एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के बराबर, हिस्टेरेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी के बराबर। वी वाई एफ अगर कांस्टेंट नहीं है तो एडी करंट लॉस जो है वो स्क्वायर के वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये रिलेशन एग्जाम में पूछा जाता है। और हिस्टेरेसिस लॉस जो है वी की पावर 1/6 और फ्रीक्वेंसी -1। यहाँ पे जो 1/6 है एक फिक्स मटेरियल के लिए है, ये वैरी कर सकता है। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है हिस्टेरेसिस लॉस का, ये रहता है bm की पावर n इंटू एफ इंटू वी। ये एन सिमिट्स कांस्टेंट होता है, ये अलग अलग कंडक्टर के अलग अलग वेरिएशन कर सकता है। ये मैंने यहाँ पे 1.6 माना है किसी एक फिक्स कंडक्टर के लिए, तो ये फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर इज हाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शंपनर टेस्ट, या फिर बोथ ओसी एंड एसी टेस्ट, राइट। तो पावर फैक्टर हाई जो होता है वो शॉर्ट सर्किट केस कंडीशन में होता है। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस या फिर इसमें नो लोड लॉस जो होता है ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नो लोड लॉस कैलकुलेट करते हैं। इसके बारे में फिर कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे हम आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट रिलेटेड सब कुछ बता देते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसमें पहला है कि डिटरमाइन करते हैं, टू डिटरमाइन कॉपर लॉस एंड इक्विवेलेंट इम्पिडेंस। ठीक है, जो पैरेलल में इम्पिडेंस होता है इक्विवेलेंट सर्किट के, वो यहाँ पे निकालते हैं और कॉपर लॉस निकालते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, नो लोड फिक्स लॉस निकालते हैं, नो लोड लॉस। इसमें कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस भी होता है। इसमें क्या है कि लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, लो वोल्टेज अप्लाइड टू सर्कुलेट फुल लोड करंट। ठीक है, एलवी साइड इसमें शॉर्टेड रहता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, यहाँ पे जो लो वोल्टेज सप्लाई है ना, ये एचवी साइड में सप्लाई करता है। एचवी साइड में लो वोल्टेज सप्लाई करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये शॉर्ट सर्किट है, तो लो वोल्टेज सप्लाई करने से ही हाई करंट फ्लो कर जाता है, मतलब जो रेटेड करंट है वो फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पे एलवी साइड को हम लोग शॉर्ट सर्किट रखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यही कंडीशन है कि लो वोल्टेज साइड में को शॉर्ट करना है, हाई वोल्टेज साइड में आपको लो वोल्टेज प्रोवाइड करना है ताकि यहाँ पे रेटेड करंट फ्लो हो जाए। और सिंस यहाँ पे लो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो वोल्टेज और जो फ्लक्स है वो लो है। ठीक है, वोल्टेज और फ्लक्स लो है, इसका क्या मतलब है कि आयरन लॉस का वैल्यू लो है, आयरन लॉस इज लेस। ठीक है, आयरन लॉस क्या होता है, अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस। ठीक है, आयरन लॉस दो टाइप का होता है, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस। दोनों फॉर्मूला इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे वेरी करता है। वोल्टेज फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, मतलब फ्लक्स जो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। तो वोल्टेज और फ्लक्स सिंस यहाँ पे दोनों लो है तो आयरन लॉस का वैल्यू इस केस में लो होगा। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि आयरन लॉस तो पूरा लो हो गया, तो इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इस केस में जो हमारा पावर लॉस हो रहा है, मतलब जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज और करंट, उसकी वजह से जो पावर लॉस हो रहा है, मतलब वो लॉस जहाँ जा रहा है, पावर लॉस इज ड्यू टू आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है, वोल्टेज और फ्लक्स का वैल्यू कम है तो यहाँ पे आयरन लॉस का वैल्यू कम होगा, तो सिर्फ जो वैल्यू जो लॉस हो रहा है सर्किट में वो सिर्फ आई स्क्वायर आर लॉस है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि पावर लॉस जो है सिर्फ आई स्क्वायर आर की वजह से हो रहा है, तो सर्किट जो है पूरा रेजिस्टिव की तरह से बिहेव करेगा, है ना। सर्किट विल बिहेव एज रेजिस्टिव। ठीक है, अब सर्किट का रेजिस्टिव बिहेव करेगा तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगा, तो पावर फैक्टर का वैल्यू ज़्यादा होगा। वोल्टेज और करंट सेम फेज में है मतलब फाई का वैल्यू बहुत कम है, फाई का वैल्यू ज़्यादा है मतलब पावर फैक्टर हाई होगा। सर्किट यहाँ पर रेजिस्टेंस बिहेव करेगा, दैट मीन्स हाई पावर फैक्टर।
ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसका बहुत अच्छे से इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लो वोल्टेज को अप्लाई करते हैं एचवी साइड में, एलवी साइड शॉर्टेड होता है, तो फ्लूइड सर्कुलेट करने के लिए वोल्टेज और फ्लक्स चूँकि लो है तो आयरन लॉस का वैल्यू यहाँ बहुत कम होता है। तो जो भी सर्किट में लॉस हो रहा है वो आई स्क्वायर आर लॉस है। आई स्क्वायर आर लॉस है तो ये सर्किट पूरा एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करता है, तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल है वो बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। तो फाई जब कम होगा तो कॉस फाई ज़्यादा होगा, तो पावर फैक्टर ज़्यादा होगा, तो पावर फैक्टर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज फेड विथ अ रेटेड सप्लाई एंड ऑपरेट्स एट नो लोड। ठीक है, रेटेड सप्लाई है और नो लोड पे है। इफ द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज एयर कोर देन द वेवफॉर्म ऑफ द स्टेडी स्टेट मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ फ्रॉम द सप्लाई वुड बी। जब भी आप किसी क्वेश्चन में एयर कोर देखेंगे तो ये हमेशा साइनोसॉइडल ही होगा। ठीक है, और रेटेड सप्लाई भी है। ट्रांसफार्मर में अगर एयर कोर है तो ये इसका तो पहला आंसर होगा प्योर साइनोसॉइडल वेव, क्योंकि एयर कोर है। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें एयर कोर में क्या होता है कि एयर कोर में जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है ना, जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व को और एक कर्व जो आप लोग पढ़ते हैं ना हम लोग, बीएच कर्व। ठीक है, एयर कोर में क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन कर्व या बीएच कर्व जो होता है वो लीनियर होता है। ठीक है, क्योंकि एयर जो है वो सैचुरेट नहीं करता, बिकॉज एयर डज नॉट सैचुरेट, राइट। एयर सैचुरेट नहीं करता, इसलिए बीएच कर्व या मैग्नेटाइजेशन कर्व है वो लीनियर है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि एयर कर्व मैग्नेटाइजेशन कर्व जो वेवफॉर्म है वो साइनोसॉइडल रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया ना, मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई, तो सैचुरेट नहीं कर रहा एयर कोर में, सो मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन ये साइनोसॉइडल होगा। अगर एयर कोर की जगह पे हमारा आयरन कोर रहता, जो मोस्टली ट्रांसफार्मर में रहता है, नॉर्मल आयरन कोर है ना, आयरन कोर, उसमें क्या होगा कि जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है वो लीनियर नहीं रहता, तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट वहाँ से ड्रॉ करेगा वो नॉन साइनोसॉइडल होगा। ठीक है, आयरन कोर में मैग्नेटाइजिंग कर्व आईएम जो होगा ना, मैग्नेटाइजिंग करंट जो ड्रॉ होगा नॉन साइनोसॉइडल। ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में। नो लोड है तो लोड की वजह से कुछ जो प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है वो नहीं हो रहा है, और यहाँ पे कोर भी एयर है तो लीनियर मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक रहता है, एयर सैचुरेट भी नहीं कर सकता, तो प्योर साइनोसॉइडल वेव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज इन केवीए बिकॉज द टोटल लॉस डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट, ओनली द कॉपर लॉस डिपेंड ऑन वोल्टेज, टोटल लॉस डिपेंड ऑन करंट, ओनली आयरन लॉस डिपेंड ऑन द करंट। आयरन लॉस दो टाइप का होता है, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस, थोड़ा देर पहले हम लोग देखे, वो बेसिकली वोल्टेज पर डिपेंड करता है ना। इस फॉर्मूला में देख सकते हैं कि वी/एफ का वैल्यू और कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे भी वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, अगर कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो आयरन लॉस जो है वो मोस्टली वोल्टेज पर डिपेंड करता है, क्योंकि वी/एफ का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट तो रहेगा नहीं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। तो इसमें क्या होता है, आयरन लॉस जो फिक्स्ड लॉस है डिपेंड ऑन वोल्टेज। ठीक है, और जो कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है, आई स्क्वायर आर। तो कॉपर लॉस क्या होगा, डिपेंड ऑन करंट। ठीक है, आयरन लॉस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, कॉपर लॉस करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो टोटल लॉस क्या होता है, टोटल लॉस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, तो ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। तो इसमें पावर फैक्टर का कोई भी रोल नहीं है कहीं से भी, इसलिए क्या होता है कि रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर को हम लोग केवीए में रखते हैं, बिकॉज ऑफ द टोटल लॉस डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, ये इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन। इफ देयर इज नो सेम वोल्टेज रेशियो व्हाइल कंडक्टिंग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ 3-फेज ट्रांसफार्मर देन इट प्रोड्यूसेज। सिंपल, आप एक बात समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई कुछ भी लगा हुआ है, एक बैटरी है,
या कुछ भी है, बैटरी या कोई पावर सोर्स है, ये सपोज 20 वोल्ट है, राइट। यहाँ पे कुछ है लगा हुआ, यहाँ पे कुछ है 30 वोल्ट है, मतलब दोनों का वोल्टेज अगर चेंज है तो इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, है ना। अगर वोल्टेज सेम होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन अगर वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पर अलग अलग है तो करंट फ्लो करेगा ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, किसी भी पाथ में रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल में। इफ़ देयर इज नो सेम वोल्टेज रेशियो, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन में वोल्टेज रेशियो सेम नहीं है ना, वाइल कंडक्टिंग पैरेलल ऑपरेशन, देन इट प्रोड्यूसेज सर्कुलेटिंग करंट, लीकेज फ्लक्स, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, लीकेज फ्लक्स एंड हिस्टेरेसिस। इन सब का तो कोई रिलेशन नहीं है करंट से। अगर वोल्टेज सेम नहीं है तो करंट फ्लो करेगा, तो इसमें भी यही होता है, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। दो पैरेलल ट्रांसफार्मर अगर लगा हुआ है किसी पावर को सप्लाई देने के लिए, लेकिन दोनों का वोल्टेज में अगर डिफरेंस आ गया तो दोनों के बीच में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो शुरू हो जाएगा, उससे लॉस पड़ जाता है, उससे एफिशिएंसी भी कम होता है। तो इसलिए हमेशा वोल्टेज रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, अनइक्वल वोल्टेज रेशियो के चलते वोल्टेज यहाँ पे इक्वल नहीं है, बस इसलिए। सो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस व्हेन रेटेड डीसी सप्लाई इज गिवन टू द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये एक बेसिक सिंपल डायग्राम है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, सर मानते हैं। प्राइमरी में अगर डीसी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न आउट, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कोर, सेकेंडरी वाइंडिंग विल बर्न आउट, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी। ठीक है, सबसे पहले तो एक सिंपल सा बात समझें, ट्रांसफार्मर को डिजाइन एसी पे किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उस पर काम करता है। ट्रांसफार्मर को एसी के लिए डिजाइन किया जाता है। ट्रांसफार्मर को हमेशा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट में जब हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है, उसकी वजह से प्राइमरी में इंड्यूस होता है, फिर उसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन करंट इंड्यूस होता है, राइट। बट यहाँ पे क्या है कि जब डीसी वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, डीसी सप्लाई हम लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं वाइंडिंग में, तो यहाँ पे तो कुछ भी तो वायरी नहीं हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें, डीसी सप्लाई जब अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा है, राइट। जब ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा लिखता, ट्रांसफार्मर को एसी के लिए डिजाइन किया जाता है, ट्रांसफार्मर ऐसा लिख रहा है, ट्रांसफार्मर डिजाइन फॉर एसी। इसके लिए क्या होता है कि ये मोस्टली जो कॉइल है इंडक्टिव कॉइल होता है ना, इंडक्टिव कॉइल, वेरी लो रेजिस्टेंस, राइट। इंडक्टिव कॉइल है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में इसमें करंट फ्लो होता है, राइट। ये पहला चीज़ हुआ। लेकिन जब हम लोग इसमें डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं जो इंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल टू 2πfl, डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्सएल का वैल्यू 0 हो गया। आप ध्यान से बस सुनिएगा मेरी बात। तो करंट का जो अपोज करने के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस चाहिए था, जो नॉर्मल एसी के केस में होता है, वो यहाँ पे 0 हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि सिर्फ रेजिस्टेंस बच रहा है, ठीक है, क्योंकि डीसी करंट है, फ्रीक्वेंसी 0 हो गया तो ये वैल्यू 0 हो गया। तो करंट यहाँ से सप्लाई हो रहा है और फिक्स करंट फ्लो कर रहा है, तो अपोज करने के लिए ओनली रेजिस्टेंस, तो फॉर डीसी ओनली रेजिस्टेंस इज अवेलेबल फॉर अपोजिशन, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक्सेल तो 0 हो गया, सिर्फ रेजिस्टेंस अवेलेबल है जो करंट को यहाँ पे अपोज कर सकता है, और सिंस आर वैल्यू इज वेरी लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा। आप समझ गए। ट्रांसफार्मर को एसी के लिए डिजाइन किया जाता है, उसका कॉइल का मेनली इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, फ्रीक्वेंसी सिंस डीसी में 0 है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो हो गया 0 हो गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है। जब डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है तो वो तो वेरी नहीं कर रहा है, एसी में क्या होता है कि वो वेरी करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, बट डीसी केस में वो तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। तो डीसी वाइंडिंग में जब करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा
तो वाइंडिंग जल जाएगा। यहाँ से करंट का वैल्यू देखिए आप बहुत ज़्यादा हो गया तो वाइंडिंग विल बर्न। क्यों रेशियो की वैल्यू बहुत कम है, करंट का वैल्यू इतना ज़्यादा हो जाएगा कि प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न आउट। ठीक है, तो डीसी सप्लाई अगर ट्रांसफार्मर को देते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 1180/1964 फॉर आउटडोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर द कंजर्वेटर इज प्रोवाइडेड ऑन द ट्रांसफार्मर रेटिंग। कंजर्वेटर बेसिकली प्रोवाइड करते हैं 50 kV एंड एबव से, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर अगर 50 kV से ऊपर रेटिंग का ट्रांसफार्मर है तो इसी में प्रोवाइड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का वोल्टेज कितना होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 66 kV या 33 kV होता है, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 11 kV या फिर 400 वोल्ट 3 फेज सप्लाई जो हमारे घर के पास आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब 5 kVA ट्रांसफार्मर है आयरन लॉस ऑफ 200 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 350 वाट। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर वुड अकर व्हेन द टोटल लॉस इज। मैक्सिमम एफिशिएंसी के कंडीशन में क्या होता है कि आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। ठीक है, मैक्सिमम कंडीशन में ये होगा, आयरन लॉस का वैल्यू 200 दे रखा है तो कॉपर लॉस का भी वैल्यू जो है ये भी 200 होगा। ठीक है, फुल लोड कॉपर लॉस यहाँ पे क्या दे रखा है इससे मतलब नहीं है। एफिशिएंसी जब भी मैक्सिमम पूछा जाएगा तो जो आयरन लॉस है वही कॉपर लॉस होगा। यहाँ पे 200 वाट हो गया। पूछा गया द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर वुड अकर व्हेन द टोटल लॉस इज, पूछा गया टोटल लॉस। तो थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, टोटल लॉस इक्वल टू आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, तो दोनों यहाँ पे 200 प्लस 200 या क्या 400 वाट। ठीक है, आयरन लॉस हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस होता है, कॉपर लॉस जो आई स्क्वायर लॉस है ये वेरिएबल लॉस है, आयरन लॉस फिक्स लॉस है। अगला क्वेश्चन, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। एफिशिएंसी हमेशा क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ये किसी भी चीज़ का एफिशिएंसी होता है, चाहे जनरेटर हो, मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है एफिशिएंसी। यहाँ पे सिंस ऑल डे एफिशिएंसी पूछा गया है तो ये बेसिकली 24 आवर के लिए होता है, तो आउटपुट फॉर 24 किलोवाट आवर है ना, इनपुट फॉर 24 किलोवाट आवर। तो इसका आंसर होगा किलोवाट आउटपुट इन 24 आवर टू किलोवाट इनपुट इन 24 आवर, है ना। इसका बी ऑप्शन आंसर है। ऑल डे एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर से क्या होता है, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। इसे हम लोग परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट। ट्रांसफार्मर का जो परफॉर्मेंस है, जैसे आप नॉर्मल तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, बट दिन भर में जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 24 आवर या पावर ट्रांसफार्मर काम करता है तो 24 आवर में इसका फंक्शन कैसा होगा, ये हम लोग यहाँ से इस ऑल डे एफिशिएंसी से देख सकते हैं कि 24 आवर में कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेट किया जाता है। द मैग्नेटाइजेशन ब्रांच ऑफ एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज ड्रॉन विद सप्लाई वोल्टेज। ये ट्रांसफार्मर का बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट है। ये हमारा देखिए प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, इसका N1 N2 टर्न्स, वोल्टेज E1 E2 है मानते हैं। तो जो मैग्नेटाइजेशन ब्रांच है ये XM है, ये है वाला, ये मैग्नेटाइजेशन ब्रांच, मैग्नेटाइजेशन ब्रांच, राइट। तो मैग्नेटाइजेशन ब्रांच को कैसे है, पैरेलल ओनली, सीरीज ओनली, बोथ सीरीज एंड पैरेलल, नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल। तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो मैग्नेटाइजेशन ब्रांच ऑफ एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज ड्रॉन इन पैरेलल ओनली। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं V1, ये हमारे यहाँ पर लोड है, ये सीरीज वाइंडिंग रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाता है तो R1 X1 रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, और ये मैग्नेटाइजिंग है। ये जो शंट में लिखा हुआ है ये इसको कॉपर लॉस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ये आता है, और सीरीज में जो है वो ओपन सर्किट टेस्ट है। ओपन सर्किट टेस्ट फिर कभी अगले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, और इस ये इक्विवेलेंट सर्किट पूरे इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो मैग्नेटाइजेशन ब्रांच पैरेलल हुआ, ठीक है। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और कुछ बात, ये बेसिकली एक स्टैटिक डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है,
कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, फ्रीक्वेंसी वैरी नहीं करता। सपोज प्राइमरी में जो फ्रीक्वेंसी है सेकेंडरी में जो फ्रीक्वेंसी होगा, स्टेप डाउन या फिर स्टेप अप वोल्टेज कर सकता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज कर सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया, स्टेप डाउन स्टेप वोल्टेज जब स्टेप डाउन होता है तो, और अगर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की वैल्यू मतलब 1:1 अगर ट्रांसफार्मर है, इसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ये एक टाइप का ट्रांसफार्मर जो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स केस में यूज किया जाता है। तो ठीक है, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये क्लास कैसा लगा आप बताना, और किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।